नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अभय भाई, स्वागत है। अभय भाई, अब सबसे बड़ी बात तो इस समय पुतिन की भारत यात्रा और ये भारत और रूस के एक संबंध जो बहुत 1970 में, अगर मैं याद करूं तो 1970 में जो एक बार शुरू हुए थे। हालांकि नेहरू इसकी नींव तो नेहरू ने डाली। जब नेहरू रशिया गए, फिर उसके बाद उनके उनके राष्ट्राध्यक्ष उस समय के, जो मैं नाम भूल रहा हूँ, वो लोग आए। फिर इंदिरा गांधी के स्वर्ण सिंह ने जाके हिस्टोरिकल 1970 में एक ट्रीटी की, 1970 इकहत्तर में ट्रीटी की, जिसमें एक दूसरे की हम लोग ने सुरक्षा की भी जिम्मेदारी संभाली। और वो एक निर्णायक ट्रीटी थी। उसके बाद ये ट्रीटी होती रही है। 2000 में फिर से वो रिन्यूअल एक तरह से ट्रीटी का हुआ, जिसमें एक दूसरे से हम लोग मिलते रहेंगे। पुतिन की ये 11वीं भारत यात्रा थी। तो पहली बार ये थोड़ा इसलिए कंट्रोवर्सी हो गई है कि राहुल गांधी एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, खड़गे एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा को नहीं बुलाया गया, और थरूर जी को ये कह के कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड ऑफ, जो परामर्श समिति है उसमें विदेश मंत्रालय के हेड ऑफ समिति थे, इसलिए बुलाया गया। मैं सारी चीजों पे पहले एक आपकी टिप्पणी ले लूं, फिर मेरे छोटे छोटे दो चार प्रश्न है, मैं उस पर उसके बाद आता हूँ। प्रोफेसर अभय। देखिए, पहली हकीकत तो ये है जिसके बारे में ना बताया जा रहा है ना चर्चा हो रही है। जो भारत और रूस का ये जो समिट होता है, ये शिखर वार्ता होती है, ये एक सालाना कार्यक्रम है। ये हर साल होती है ये वार्ता। अच्छा, अब इसको इस तरीके से मोदी द्वारा पेश करवाया जा रहा है मीडिया पे, जैसे कि ये कोई एक बहुत ही बड़ी बात कोई हो गई है, एक ऐसी बात हो गई है जो पहले कभी नहीं हुई। पहली बात तो यह है कि ये एक नियमित कार्यक्रम है विदेश नीति के धरातल पर। पिछली साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ है। अच्छा, अब व्लादिमीर पुतिन यहां पर आए हैं। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे वक्त में यहां पे आए हैं जबकि वो सोवियत संघ के नेता तो है नहीं। वो उस सोवियत संघ के नेता नहीं है जो कि भारत दुनिया में एक स्थापित द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सुपर पावर था और अमेरिका से शीत युद्ध में होड़ किया करता था। वो एक ऐसे देश के नेता हैं जिसका विखंडन हो चुका है। सोवियत संघ के दूसरे देश हैं वो उससे निकल चुके हैं और उसी में से एक देश के साथ वो युद्ध कर रहे हैं जो पहले उनके सोवियत संघ का सदस्य था, यूक्रेन। उसके साथ वो लगातार युद्ध कर रहे हैं। तो एक तो ये परिवर्तन काफी हो चुका है। और पुतिन से भी ज्यादा तेजी के साथ में दुनिया में एक दूसरी शक्ति उभर रही है, इसका के नाम चीन है। हालांकि चीन से पुतिन की दोस्ती, चीन और पुतिन दोनों एक दूसरे के साथ में दोस्ती है और दोनों एक दोस्ती में दोनों अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं। पुतिन के भारत आने के पीछे उनका अपना उद्देश्य ये था कि वो दुनिया को दिखाना चाहते थे अकेले नहीं है, उनको अकेला मानना उचित नहीं है। वो दरअसल भारत जैसा बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी उनके साथ है और वो अपने इस काम में कामयाब रहे। तो इस पूरा जो शिखर सम्मेलन था, इस शिखर सम्मेलन में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उपलब्धि व्लादिमीर पुतिन को हुई है। मोदी जी का तरीका वही रहा, वो जिसको पवन खेड़ा ने एक जमाने में पप्पी झप्पी की विदेश नीति कहा था, वो पप्पी झप्पी की विदेश नीति के मोड में रहे। और उन्होंने देखिए क्या किया, उन्होंने टीवी पे किस तरह की हेडलाइनें चल रही थी जब वो दोनों कार में बैठे हुए जा रहे हैं और कैमरा कार की खिड़की के अंदर झांकता है, दोनों नेताओं के चेहरे पे जाता है, ऊपर लाइन लिखी हुई आ रही है, ये देखो दो यार जा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो मीडिया रिप्रेजेंटेशन हुआ पुतिन के भारत दौरे का, वो हास्यास्पद था और वो ही बताता है कि भारत की विदेश नीति आज किस कमजोर मुकाम पर खड़ी हुई है। कोई भी देश दरअसल भारत के साथ नहीं है। सब लोग भारत से अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लेते हैं और लेकिन भारत को अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। मुझे लगता है कि पुतिन के दौरे के साथ में यही हुआ है। जहां तक शशि थरूर का सवाल है, जहां तक विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नजरअंदाज करने का सवाल है, जहां तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नजरअंदाज करने का सवाल है, भाजपा का इरादा पूरी तरीके से साफ है और भाजपा इसको निसंकोच रूप से पेश करती है। वो कोई बचाव की मुद्रा में सवाल पे भी नहीं रहती। वो किसी भी तरीके से विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहती है। शशि थरूर की शख्सियत विपक्ष मुक्त भारत बनाने में भाजपा की
भाजपा 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 की औजार बन गई है। भाजपा उनके जरिए जो नेता विपक्ष है उसकी उपेक्षा कर रही है, सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है और शशि थरूर को उनकी जगह लाकर ये बताना चाहती है कि उसे देश के 60% से ज्यादा जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं की जो नुमाइंदगी करने वाला नेता है, उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। तो ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है। मेरा मानना यह है कि पूरी की पूरी जिस तरीके से मीडिया में पूरा प्रपंच रचा गया पुतिन और मोदी की यात्रा का, वो निहायत ही शर्मनाक है, बहुत ही छिछला है और उससे हर जगह सबकी सबका मजाक, भारत का मजाक उड़ेगा, मोदी जी का मजाक उड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि विदेश नीति ऐसे गंभीर प्रकरण को वो इतने छिछले स्तर पर क्यों ला देते हैं। जैसे कि मोदी जी की व्यक्तिगत दोस्ती के आधार पर सब हो रहा है, हम सब लोग जानते हैं और जो इसके लिए विदेश नीति का आचार्य होने की आवश्यकता नहीं है कि विदेश नीति में व्यक्तिगत दोस्ती का कोई महत्व नहीं होता। विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों का महत्व होता है और और उसमें कोई किसी को रियायत नहीं देता। बातें सब नरम और मीठी मीठी होती हैं, स्वागत सत्कार खूब होता है, वो ठीक है, आप स्वागत सत्कार कीजिए। क्लिंटन यहाँ आए थे, उनके भी स्वागत सत्कार की बड़ी धूम थी, बड़ा मीडिया रिप्रेजेंटेशन हुआ था उनके स्वागत सत्कार का। पुतिन का भी स्वागत सत्कार हुआ, उनके लिए फलाने लैम्प की मुगलाई लैम्प बनाया गया, ये सब मौर्या में ठहराया गया, ये सब बातें ठीक है। लेकिन आप देखिए कि कुल मिलाकर इस दौरे में किसको क्या मिला, अगर आप पाएंगे तो भारत ने एक बार फिर अपना मजाक उड़ाया। जिस तरीके से आप विदेशी मेहमानों का स्वागत करते हैं, जिस तरीके से मीडिया में उसके ऊपर चर्चा होती है, कोई गंभीर बात नहीं होती। भाई आज श्याम सरन ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है, देख उसमें उन्होंने विश्लेषण किया है। कभी आपने टीवी चैनलों पे उसकी चर्चा होते हुए देखी? मोदी जी को किस तरीके से फोकस में लाया जाए, मोदी जी की जो फोटो अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे, उस गोटी को कैसे लाल किया जाए, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं है और मोदी जी खुद भी चाहते हैं कि इसी तरीके से हो। जी, मैं प्रोफेसर साहब एक चीज और ये कहूंगा, देखिए जो मैं समझा हूं जितना, ये भारत और रशिया के बीच का मामला था। पुतिन आएंगे जाएंगे, मोदी जी आएंगे जाएंगे, दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच की बात थी और पुतिन भारत के प्रधानमंत्री से मिलने आ रहे थे, पुतिन कोई मोदी जी से मिलने नहीं आ रहे थे। मैं एक चीज सिर्फ इसमें ऐड कर लूं और आपसे ये भी समझना होगा कि जो विश्व पटल पे जो 4-5 जो मेन एक्टर्स हैं, उसमें पुतिन 99 से रूस की बागडोर संभाले हैं, दुनिया के मेन एक्टर में सबसे पुराने समय से रूस का हित देख रहे हैं, साध रहे हैं और वो केजीबी से चूंकि आए हुए हैं तो वो समझते हैं। और मैं एक और चीज दर्शकों को भी बता दूं, वो लॉ भी किए हैं, वो उसके बाद इकोनॉमिक्स में भी उन्होंने मास्टर्स, ये सब उनके पास डिग्रीज है, पढ़े लिखे आदमी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से आके चाय बेचते हुए उन्होंने वहां पे कर लिया, तपे हुए आदमी हैं। जो रूस का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसका जो लिखने वाला था वो उसके शिष्य रहे, सोबक्को या जो भी था, तो पढ़ा लिखा एक आदमी आ रहा है। मैं जो आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, ये सारी कवायद में क्या आपको लगता है कि मोदी जी ने राहुल गांधी का जो जो एक कद था उसको छोटा करके अपना कद बढ़ा लिया, या इस पूरे उसमें कहीं भारत का कद छोटा हो गया? मुझे तो एंड ऑफ द डे लगता है कि भारत इज द लूजर इन, ये मोदी जी भारत को एक अजीब सी स्थिति में खड़ा कर दी। देखिए, पुतिन केजीबी के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल थे, पॉलिटिक्स में आने से पहले केजीबी के अंदर लेफ्टिनेंट, और केजीबी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे पहुंचना कोई आसान बात नहीं होती। तो वो जैसा आपने बताया कि वो बिल्कुल बहुत पढ़ाई लिखाई में बहुत दुरुस्त हैं, सब चीज़ों का उनका अकादमिक ज्ञान भी है और व्यवहारिक रूप से वो 25 वर्ष से इन सब कामों को कर रहे हैं। उनका तजुर्बा मोदी जी से बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई लिखाई में वो बहुत आगे हैं और जिस तरह से यहाँ पे पत्रकारों से उनकी जो बातचीत हुई, जो चर्चा शिखर वार्ता से पहले की बातचीत थी, जिसका रिकॉर्ड हम लोगों को सुनाया गया। अब उसी में देखिए किस तरीके से उन्होंने, जब मोदी जी वाला सवाल पूछा गया तो उन्होंने उस सवाल को जिसे कहते हैं ना स्नप कर देना, वो उन्होंने वहां पर कर दिया। अच्छा, मोदी जी को कहीं लगता है कि उन्हें भी एक पुतिन बनना है, वो भी रूस की तरह देश में एक पार्टी का शासन, एक व्यक्ति का शासन, एक ऐसा शासन जिसका कभी अंत ना हो, जो स्थायी रूप से सत्ता में विराजमान रहे। इसलिए देखा जाए तो पुतिन मोदी जी के आदर्श हैं। वो भारत का पुतिन बनना चाहते हैं। अब ये दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ढांचा अलग तरह का है, राजनीति अलग तरह की है, यहाँ की परंपराएं अलग तरीके की हैं, देश अलग तरीके का है।
आप उस तरीके से नहीं कर सकते। भारत पहले कोई सुपर पावर तो था नहीं, न भारत के पास इतना बड़ा एटॉमिक हथियारों का जखीरा है जितना बड़ा रूस के पास है। रूस के पास तो इतने ज्यादा एटमी हथियार हैं जितने अमेरिका के पास भी नहीं है। इसीलिए भी ट्रंप को रूस के साथ में थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमजोरी होने के बावजूद भी थोड़ा झुक के बात करना पड़ रहा है। अभी अलास्का में जो दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, उसमें आप देख लीजिए कि पुतिन ने अपने आप को किस तरीके से पेश किया, बिल्कुल अलग तरीके से पेश किया। भारत में आके वो अलग तरीके से अपने आप को पेश कर रहे थे। यही पुतिन की खूबी है कि अलास्का में वो किस तरीके से ट्रंप के सामने पेश कर रहे थे और भारत में आके वो किस तरीके से अपने आप को पेश कर रहे थे। भाई भारत, अमेरिका के साथ उनकी होड़ है, भारत के साथ होड़ नहीं है उनकी। भारत में तो वो एक पुराने दोस्त के घर आए हैं, इस तरीके से अपने आप को पेश कर रहे थे। मेरा मानना यह है कि इस वार्ता से सबसे ज्यादा लाभ पुतिन को हुआ है। भारत को कुछ भी इसमें लाभ नहीं हुआ, कुछ खास नहीं हुआ। इस तरह की बातें करना कि हमने ये ट्रीटी कर ली है कि हम उनको फ्री वीजा देंगे या एक लेबर ट्रीटी कर ली है, ये सब केवल कहने के लिए कुछ आपको कहना है, इसलिए सब ये कहा जा रहा है। स्थिति क्या है कि चीन और रूस के बीच में एक समीकरण है और छोटा मोटा नहीं, पुख्ता समीकरण है। चीन उन देशों में है, जबकि पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो चीन ने खुलकर पुतिन का समर्थन किया था। बहुत कम देश थे जिन्होंने खुल के पुतिन का समर्थन किया हो। और चीन और पुतिन की जो शी जिनपिंग और पुतिन की जो एक्सिस है, जो धुरी है, वो अमेरिका के खिलाफ खड़ी हुई है। पुतिन ने भारत आकर इस तरह के संदेश दिए हैं कि वो ठीक है, भारत अमेरिका के साथ वो अपने संबंध को बनाए रखना चाहता है, लेकिन पुतिन के भी भारत संबंध अच्छे हैं। और मैं आपसे पूछता हूं, उसमें इस पूरी यात्रा में इतना सब जो मीडिया का प्रपंच हुआ, उसमें हमारे जयशंकर विदेश मंत्री जी कहां थे? किसी ने देखा उनको? क्यों? वो तो अमेरिका के यार है। उनका बेटा जो है वो अमेरिका में पूरी तरीके से सेट है, पूरी तरह अमेरिकी खेल खेल रहा है वहां पे, और वो अमेरिका का नागरिक है। तो वो मोदी जी भी नहीं चाहते होंगे कि एस जयशंकर का चेहरा इस पूरी यात्रा में दिखाई पड़े। तो भारत के विदेश मंत्री को बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे कार्यक्रम में अंतर्ध्यान कर दिया गया। ये तो भारत की विदेश नीति की हालत है कि विदेश मंत्री ने अपने आप को ऐसी स्थिति में कर लिया है कि दुनिया का इतना बड़ा नेता भारत आया तो उसमें उनको पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया पूरी तरीके से, ताकि उनका ना चेहरा दिखे ना उनकी आवाज सुनाई दे। जी, मैं अभय भाई सिर्फ दर्शकों को याद दिला दूं कि जब यूक्रेन मोदी जी गए थे और रूस ने अपनी आंखें दिखाई थी, तो यहां से भागे भागे गए थे डोवाल साहब, एस जयशंकर को नहीं भेजा गया था, जबकि डोवाल साहब का कोई स्टेटस नहीं था वहां जाने का। आइडियली एस जयशंकर को जाना था, लेकिन डोवाल को इसलिए भेजा गया कि एस जयशंकर वहां जा ही नहीं सकते। एस जयशंकर चीन नहीं जा सकते हैं। अब इन्होंने तो अपनी स्थिति ऐसी कर ली है कि कई जगह जाने ही की स्थिति में नहीं। खैर, मैं एक चीज और आपसे पूछूंगा, क्योंकि दिल्ली में इस समय जो चरम सीमा पे जो अफवाहें कह लीजिए, जो बाजार गर्म है, वो हिरेन जोशी के इर्द गिर्द है। मेरे जो सूत्र हैं जो आए हैं कि इसका जो केंद्र बिंदु है, क्योंकि नाम इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि लोग फटाफट आपके ऊपर केस करने की ताक में, जो मोटा भाई है, मोटा का एक छोटा भाई है, तो छोटा भाई आजकल उसके ऊपर कुछ ईडी की रेड और उसको बुलाया उलाया जाने लगा है। मोटा भाई का जो लड़का है जिसकी अभी बड़ी शादी हुई थी, वो किंग पिन है। वो आज की तारीख में कंट्रोल करता है कौन कहां रहेगा। वो असली आदमी हो गया, मोटा भाई अब पीछे हो गए। और ये जो हिरेन जोशी जी हैं, ये पहले 18 विभाग देखते थे सरकार के, अब इनको कट टू साइज करके 3 विभाग कर दिया गया है और 15 विभाग अब नीरव जी को दे दिया गया है, जो दूसरे इनके सेकंड कमांड है। इनको शायद इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि ये केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। अगर केवल भ्रष्टाचार होता तो कोई दिक्कत नहीं है। एक से एक भ्रष्टाचारी पड़े हुए हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहे मतलब बीजेपी को उससे दिक्कत यहां ऐसा माना जा रहा है कि कुछ एप्स्टीन फाइल टाइप कुछ चीजें हैं जिसके प्रिवी हैं हिरेन जी, इसलिए उनको बाहर नहीं फेंका जा सकता है। मैं इसलिए आपसे सारे डिटेल बताता चल रहा हूं। इन सबके कई कलाकार हैं, कई एक्टर्स हैं और सबके लड़के इसमें हो गए, क्योंकि मोटा भाई का लड़का चूंकि इसका किंग पिन है, तो हिरेन जोशी का लड़का
उनका बहुत घनिष्ठ दोस्त है। फिर हमारे जो सहगल साहब हटाए गए हैं, उनका लड़का उनका बहुत घनिष्ठ दोस्त है। फिर एक जो साहब जाके श्रीनगर में अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, उनका लड़का उसमें है। ये एक लंबी एक कारस्तानी जो कई हजार करोड़ रुपया इन लोग, बेटिंग ही सिर्फ नहीं है, बहुत सी और चीजें हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये देश की उसका सवाल है। और साफ साफ ये अब लोग ये कह रहे हैं कि जिसको नहीं मानते थे बहुत से लोग, कि ये अमित शाह धीरे धीरे अपनी अपनी ब्रिक बाय ब्रिक वो अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे हैं। मोदी जी के जो अगल बगल लोग हैं, उनपे भी अब वो धीरे धीरे उनको वहां से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मैं इस पे क्या, आपके पास क्या खबर है हिरेन जोशी वाले का? मेरे पास तो देखिए, आपके पास, आपकी बात सुनकर लगता है कि आपके पास शायद ज्यादा खबरें हैं मुझे, मेरे मुकाबले। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं उसमें कुछ जोड़ देता हूँ अपनी तरफ से। हाँ, अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ। और वो ये है कि एक प्रो वाइस चांसलर हैं एक विश्वविद्यालय की, है? तो हिरेन जोशी ने उनके लिए एक एक संगठन बनाया, जो कि अल्पसंख्यकों के नाम पे संगठन बनाया गया। उसमें बड़े पैमाने पर बड़े-बड़े धर्म गुरु उसमें जोड़े गए, तरह-तरह के, और फिर उनको सबको मोदी जी से मिलाया गया। फिर वो सब पोप के पास गए, मोदी जी के लिए उनको आशीर्वाद लिया गया ताकि हिंदुस्तान के ईसाइयों का वो बने। फिर उसी महिला को हिरेन जोशी एक टिकट दिलाना चाहते थे, उसको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कराना चाहते थे, और उसके लिए वो जगत प्रकाश नड्डा से मिलने के लिए चले गए और कहने लगे भाई आप इनको ऐसा कर दीजिए उनको। नड्डा ने अमित शाह से पूछा कि क्या आप चाहते कि क्या आपकी तरफ से खाली झंडी है तो मैं इसका कर देता हूँ ऐसा, मतलब ये तो अमित शाह ने कहा नहीं, हमें तो पता नहीं है क्या हो रहा है ये। तो उसके बाद फिर मामला धीरे धीरे करके बिगड़ता चला गया, और जो इस तरह से राजनीति में जो हस्तक्षेप हुआ, उसके बारे में ये माना गया कि शायद हिरेन जोशी ये उनके पे ग्रेड के एबव था। मतलब ये करने के लिए वो नहीं थे, वो बहुत जरूरी काम कर रहे थे। वो पूरे मीडिया को नरेंद्र मोदी की कठपुतली बनाने में उनका प्रमुख रोल था। एक डिजिटल संसार उन्होंने अपना बनाया था, जिसके वो आप कह सकते हैं वो जिसके वो बादशाह थे। सुल्तान थे। हाँ, सुल्तान थे, और उसके जरिए सब वो कर रहे थे। लेकिन ये सब जो उन्होंने किया, तो उससे फिर उससे साथ बहुत सारी बातें जुड़ गई। उसमें महादेव वेटिंग ऐप जुड़ गया, उसके अंदर रिलायंस से लिया जाना वाला रुपया जुड़ गया, और पता नहीं क्या-क्या उसके अंदर जुड़ता चला गया। और अब ये बहुत ही एक बहुत ही जटिल किस्म की कहानी हो गई। इसके ऊपर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक सीरीज भी बनाई जा सकती है। मतलब इस तरह की, हाँ, इस तरह की पूरी कहानी बन गई। और इस पूरी प्रक्रिया में इस बात का कोई ध्यान नहीं रख रहा है, जो कि बहुत गलत बात है, कि जो प्रधानमंत्री का दफ्तर है वो भारत सरकार का कार्यालय है। इंदिरा गांधी के जमाने में इस संस्था की साख बहुत ऊंची हो गई। जवाहरलाल नेहरू के जमाने में तो प्रधानमंत्री दफ्तर नाम की कोई चीज होती नहीं थी। ये भारत सरकार का कार्यालय है। इसमें काम करने वाले लोगों को दी जाने वाली तनख्वाह, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो हिरेन जोशी हो, वो भारत सरकार के खजाने से जाती है। और उसके लोग जो कर रहे हैं वो जनता के प्रति, संसद के प्रति और भारतीय राज्य के प्रति कानूनी रूप से उत्तरदायी हैं। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर बैठा हुआ इतने महत्वपूर्ण शक्तिशाली पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ में इतना ज्यादा विवाद है, और उस विवाद के चलते उसका कद वहां इतना घटाया गया है कि अब वो तकरीबन, मुझे तो जहां जानकारी है कि पहले एक ऑफिस ऑर्डर वहां निकाला गया पीएमओ के अंदर, उसमें इनको हिरेन जोशी को बिल्कुल निकाल ही दिया गया, और इनकी जगह अश्विनी वैष्णव को और नीरव जैन को दे दी गई इनकी जगह। फिर बाद में इन्हें लगा होगा कि अगर एकदम निकाल देंगे तो उसके बहुत हंगामा होगा, उसके लिए फिर से उन्हें नाम मात्र की एक जिम्मेदारी देकर वहां बैठा दिया गया है, ताकि इसको कह सकेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वरना ये तकरीबन वहां से निकाली हुई हैं। और ध्यान कीजिए कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के काफी पहले से नरेंद्र मोदी के साथ काम करते हैं। ये करीब 2008 से नरेंद्र मोदी के साथ काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, जिसके अंदर हजारों हजारों करोड़ रुपए इलीगल मनी का लेन देन इसके अंदर शामिल है। ये एक गंदी राजनीति है, जो खुलकर सामने आ गई है, और उसकी सड़ांध जो है वो चारों तरफ फैल रही है। ये स्थिति है, और ये सरकार हर इस तरह के घोटाले को
दबाने में माहिर है। वो बड़ी फुर्ती से कोशिश करके उसको खुशबुसाहट में बदल देती है। किसी किस्म की कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं आएगी, कुछ भी आधिकारिक रूप से नहीं बताया जाएगा, और धीरे-धीरे करके लोग थक जाएँगे या लोगों को कोई दूसरा मुद्दा मिल जाएगा, लोग उसके बारे में चर्चा करने लगेंगे, सोशल मीडिया पे भी दूसरा मुद्दा मिल जाएगा और धीरे-धीरे इस बात को भूल जाएँगे। ये पूरा हथकंडा अपनाया जाता है इन चीज़ों को दबाने के लिए। जी। नहीं, मैं लेकिन प्रोफेसर साहब एक चीज़ मैं इसलिए इसमें जोड़ दूँ। एक तो पहले मैं एक और चीज़ जो मेरी समझ है, नेहरू के समय पीएमओ तो नहीं होता था, लेकिन नेहरू एक एक पद बना के रखते थे, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, विदाउट एनी, और वो उनका वन ऑफ द बेस्ट मिनिस्टर होता था। मेनन को वो उस पे बहुत लाल दिनों बहादुर तक लाए, और लाल शास्त्री बहादुर जी उसको शास्त्री। लाए। जी, हाँ। जी, जी। और उससे पहले मेनन। प्रधानमंत्री बनने से पहले जी, लाल बहादुर शास्त्री नेहरू के मंत्रिमंडल में मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो थे। नेहरू जी की पोर्टफोलियो थे। बहुत तबियत। जी, जी। नहीं, उससे पहले मेनन थे। मेरा कहना यह है कि जो कश्मीर क्राइसिस है, तो लाल बहादुर शास्त्री भागे जा रहे हैं उसको वो करने के लिए। तो उन लोगों का ये था कि पॉलिटिकल आदमी ही इसको हेड करेगा और पॉलिटिकली ही हम इसको हैंडल करेंगे। वो मैं इस बात को इसलिए सब कह रहा हूं कि शायद चीजें डेवलप हो रही थी, अब एक आपको एक स्ट्रक्चर वो चाहिए था, तो पीएमओ हो गया है। मैं एक चीज और इसमें जोड़ दूं, ये जो हिरेन जोशी वाला मामला, ये केवल पैसे का नहीं है, इसमें शबाब का भी एक रोल है। शबाब का रोल जब मैं कह रहा हूं, तो ये बहुत सी गंदगियां हैं। और हुँ। जिन जिन महिला के लिए आप कह रहे हैं, वो जिस जिस यूनिवर्सिटी में वो है, उसका जो मालिक है, वो संधू जी को मनोनीत राज्यसभा के सदस्य हैं, जिसके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बड़ा पैसा दिया है। और वो संधू जी भी आईएमएफ के कर्ता धर्ता थे, जो इंटरनेशनल माइनॉरिटी फंड या जो भी है, हाँ। इंटरनेशनल या जी, जी। इंडियन वो है। और वो प्रधानमंत्री आवास में 2022, 2023, 2024 वो लगातार, कभी ईसाइयों का 25 दिसंबर प्रधानमंत्री आवास में संधू जी मना रहे हैं, सिखों का प्रधानमंत्री आवास में संधू जी कर रहे हैं। अभी जब राम मंदिर का यहाँ वो हो रहा है तो न्यूजीलैंड पहुंच के संधू जी कर रहे हैं। तो ये सब काम संधू जी के माध्यम से होते थे। तो ये इसमें बहुत से और परतें हैं। खैर, इसका तो ये चलता रहेगा, एक जिसको कहते हैं ना, एक चकल्लस या उस तरह की ये बात चलती रहेगी। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, एसआईआर पे भी थोड़ी सी बात इसलिए कर लें नहीं, कि हालाँकि एक मुझे तो छोटी-सी भाई बात कह दूँ, ठीक है, चकल्लस के जी, तौर पर, गॉसिप के तौर पर ये सारी बात चलती रहेगी। क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका है कि हम लोग इस चर्चा को आधिकारिक तरीके से स्थापित कर पाएँ? क्या ऐसा कोई मंच है? क्या ऐसी कोई संस्था है जो जहाँ हम लोग जाएँ, वहाँ अपनी याचिका डालें और कहें कि भाई ये तो सरकार की ज़िम्मेदारी है कि इतनी बड़ी बात चल रही है, इसके ऊपर कोई खंडन ही करे सरकार इसका? मुझे मुझे ये लगता है अबे भाई कि एक चीज जो जो बहुत मतलब जो इस देश के लोगों को पूछना चाहिए, हुँ, भाई, जब आप किसी जगह पद पे लेते हैं, तो जिस दिन आप हुँ, पद को का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भाई एक मुझे संपादक की है, आपने मुझे संपादक बनाया, और आपने कहा आपका टर्म 3 साल का है, तो मैं 3 साल आपके यहाँ मैं एक ओवरनाइट कैसे छोड़ के भाग सकता हूँ भाई? ये देश की बात है। नवनीत सहगल अगर प्रसार भारती के चेयरमैन बने हैं, तो ओवरनाइट वो छोड़ के नहीं जा सकते हैं। वो ये थोड़ी कह सकते हैं मेरी तबीयत खराब है और इसलिए मैं जा रहा हूं। तो अगर तबीयत खराब है, तो जाके भर्ती हो वहां, ये फिर कहीं घूमने लगेंगे। हुँ, इसी तरह से मैं इसलिए याद दिला दूं, वो जो गोयल जी थे, जो इलेक्शन कमीशन थे, वो धीरे से उन्होंने, मतलब इलेक्शन सिर पे हैं, 10 दिन बाद इलेक्शन अनाउंस होने, वो इस्तीफा दे के चले गए, इसलिए कि ये ज्ञानेश गुप्ता जी को जगह मिले। और हुँ। फिर वो 3-4 महीने बाद उनको एम्बेसडर बना दिया गया। मेरा कहना यह है, ये राष्ट्र का कहीं ना कहीं ये डिस्क्लोजर होना चाहिए कि आप इस तरह से अगर इस्तीफा देंगे, तो आप उसका एक वैलिड लिखित। धनखड़ जी ऐसे ही चले गए, और धनखड़ जी का बाद में पता लगा कि उनके दांत में दर्द था, इसलिए वो चले गए थे। मतलब कहा गया कि उनकी तबीयत खराब है, तबीयत खराब होने में 20 दिन 25 दिन बाद वो डेंटिस्ट के यहां दिखाई दिए, उसके अलावा तो कहीं नहीं दिखाई दिए। मैं ये बातें इसलिए उठा रहा हूं कि इसको बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। जी। ऐसे थोड़ी है कि आप कहिएगा मेरी तबीयत खराब है, हम चले गए। आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, देश की तरफ आपकी कुछ जिम्मेदारी है, उसको अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल देश को पूछने का पूरा हक होना चाहिए। इसमें कोर्ट को पूछना चाहिए कि आप गए कहां भाई, कौन है आप, और फिर आपको कहीं बिठा दिया जाएगा। मैं अब जरा एसआईआर पे इसलिए कर ले रहा हूं, मुझे तो बहुत निराशा हुई सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर। मैं उस पर बात नहीं करेंगे, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके। लेकिन एसआईआर का जो पहली बार मुझे लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में
वापस वही दवाई ममता बनर्जी ठीक से पिला रही हैं मोदी जी को। और एक खराब चीज क्या होती जा रही है कि एसआईआर की तरह से जिस तरह से वोट को कंट्रोल किया जा रहा है, अब जहां जिसकी सरकार रहेगी उसको वहां हराना और मुश्किल होता जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि सेंट्रल फोर्सेस भेजे, डराए धमकाए, लेकिन अगर स्टेट में ठीक से सरकार है तो वो जरा मुश्किल होगा। मैं एसआईआर पे एक और, क्योंकि बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसको कोई सुन ही नहीं रहा, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं एक छोटी टिप्पणी आपसे और ले लूं। इस देश में जनगणना अभी तक नहीं हुई, 6 साल हो गए हैं, उसके लिए बार बार बहाने बनाए गए, और एसआईआर 1 महीने में कर देने की क्या जल्दी थी? मतलब दोनों में, मैं इन सारी चीजों पे आपसे एक छोटी टिप्पणी। नहीं, देखिए, हम लोग इस विषय पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस पे बार-बार चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं तो बिना संकोच के ये कहना चाहूंगा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक उपकरण है, एक औजार है, जिसके जरिए चुनाव की प्रक्रिया को कैसे स्थायी रूप से सत्तारूढ़ दल के पक्ष में मोड़ा जा सके, इसका बंदोबस्त करने का एक औजार है। ये एक बहुत ही जटिल औजार है। ये किस तरीके से काम करता है, कैसे इसका पूरा प्रभाव पड़ता है चुनाव की प्रक्रिया पर, बिहार के चुनाव से हमें उसकी थोड़ी बहुत झलक दिखती है। लेकिन ये मत मानिए कि हमें 100% पता लग गया कि ये किस तरीके से काम करता है, क्योंकि इस औजार को बहुत ही लचीले तरीके से इस पश्चिम बंगाल के लिए इसका वर्जन अलग होगा, संस्करण अलग होगा। तमिलनाडु के लिए इसका संस्करण अलग होगा, उत्तर प्रदेश के लिए इसका संस्करण अलग होगा, बिहार के लिए इसका संस्करण अलग तरीके से होगा। हर जगह थोड़े बहुत संशोधन करके इसको किया जाएगा। जैसे अभी आपने बताया कि गोयल साहब को पहले इस्तीफा दिया उन्होंने रहस्यमय तरीके से, फिर उनको राजदूत बना दिया गया, और उसके बाद में इनको ज्ञानेश जी को नियुक्त कर दिया गया। ज्ञानेश जी ने नियुक्त होते ही कहा कि हम तो आधार कार्ड को जो है वो वोटर आई कार्ड के साथ जोड़ेंगे, उसके लिए एक राष्ट्रीय मुहिम चलाएंगे बड़े पैमाने पर। और फिर अचानक जितनी फुर्ती से उन्होंने ये बात कही थी, उतनी फुर्ती से उस बात को भूल गए और आधार कार्ड को उस पायदान से नीचे गिरा दिया जिस पायदान पर उन्होंने खुद ही उठा के रखा था। और अचानक एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम की एक अनजान कैटेगरी जो है वो कॉन्कॉक्ट कर ली, गढ़ ली इन लोगों ने, जो कि लोक प्रतिनिधित्व कानून में या चुनाव का संचालन करने की जो संहिता है, उस संहिता का अंग नहीं है। आज तक भारत में कोई एसआईआर नहीं हुआ, और जब इसी बात को वकील लोग सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अभी तक नहीं हुआ, तो क्या क्यों नहीं हो सकता? बजाय इसके उसके संवैधानिक चरित्र के ऊपर सुप्रीम कोर्ट गौर करे। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट लगातार मतलब वो गेंद जो है ना, सब लोग मिलकर खेल रहे हैं, और सब लोगों को पता है कि ये पास अभी सुप्रीम कोर्ट के पास गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ये पास किसी और को छाल देगा, वो फिर फुर्ती के साथ वहीं कहीं और दूसरी जगह पास दे देगा। मतलब जो है सरकार, चुनाव आयोग, कोर्ट, ये एक त्रिभुज है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा खेला जा रहा है। गेंद लगातार एक दूसरे को पास की जा रही है, और प्रदेश दर प्रदेश एसआईआर हो रही है। एक ऐसी कवायद हो रही है जो कवायद अभी भी रहस्यमय है, उसका रहस्य पूरी तरीके से डिकोड नहीं हुआ है। अभी हम लोगों को नहीं पता चला है कि जब लोगों के वोट कटते हैं, वोट इसलिए कटते हैं क्योंकि बहुत से लोग 2003 की मतदाता सूची को हासिल ही नहीं कर पाएंगे, और जब मतदाता सूची को नहीं हासिल कर पाएंगे तो उनका वोट कट जाएगा, और जब उनका वोट कट जाएगा तो मतदाता सूची के अंदर एक बहुत बड़ा स्पेस बनेगा, बहुत बड़ा खाली एक अंतराल बनेगा। उस अंतराल में क्या करेगा चुनाव आयोग? उस अंतराल में किसके वोट डाले जाएंगे, कितने वोट उसके अंदर असली वोट होंगे, कितने वोट उसके अंदर फर्जी वोट होंगे, और बीजेपी की वो टीम जो जगह जगह घूम के वोट देती है, वो किस नाम से वहां पर मौजूद होगी, क्योंकि उसको वहां भी उसे वोट डालना है। ये सब है पूरा मामला। अब इसमें एक नया एंगल ये आ गया है, जो पहले भी हम लोग इस पर सोचते थे, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरीके से चुनाव आयोग की कोशिशों का मुकाबला किया है, राज्य सरकार है, बूथ लेवल अफसर जो है वो राज्य सरकार का कर्मचारी है और निचले स्तर का कर्मचारी है। उसको राज्य सरकार के खिलाफ वो जा नहीं सकता, उसकी औकात नहीं है राज्यसभा के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ जाने की। और ममता बनर्जी की राज्य सरकार बहुत मजबूत है, वो कोई सुक्खू की राज्य सरकार नहीं है हिमाचल प्रदेश वाली। सुक्खू तो मेरे ख्याल से वो काम पाएंगे जो ममता बनर्जी कर रही है। हाँ,
तो इस ऐसी स्थिति में बीजेपी को लग रहा है कि ममता बनर्जी ने पूरी की पूरी एसआईआर को कंट्रोल कर लिया है और वो तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में एसआईआर जा रही है, ऐसा उनको बीजेपी वालों को लग रहा है। इसके लिए वो इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग ममता बनर्जी की इन कोशिशों को मैं कतरमौत करने के लिए, उनको निष्प्रभावी करने के लिए जो डेटा एंट्री डेटा ऑपरेटर्स हैं, मतलब एंट्री ऑपरेटर्स हैं, वो केंद्र से वो अपने भर रहे हैं। राज्य सरकार के ऑपरेटर्स को लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है। तो वो वहां पे सोच रहे हैं कि चलिए जो फॉर्म आएगा बीएलओ द्वारा भेजा गया, उस फॉर्म को भर डिजिटाइजेशन तो हम ही करेंगे, तब हम देख लेंगे अपना कुछ काम उसी में खेल कर लेंगे। तो देखिए ये अभी तय नहीं है। अभी बंगाल में एसआईआर किस तरफ झुकेगी, ये रस्साकशी जारी है। चुनाव आयोग नीतीश कुमार जी कामयाब होते हैं कि ममता दीदी कामयाब होती हैं, ये अभी तय नहीं हुआ है। ममता दीदी ने चुनौती बहुत जबरदस्त फेंकी है, क्योंकि पहले से वो तैयार, बिहार को देखते हुए पहले से वो तैयार बैठी हुई थी। इसीलिए वो मंच पर खड़े वो कह रही है कि मुझे नहीं है मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, मैं पहले से तैयार हूं। जी जी, मैं अभय भाई बस चलते चलते उसकी समीक्षा में एक उसमें शशि थरूर निकलेंगे या निकाले जाएंगे आपके अनुसार? भाई अभी तक कांग्रेस को चाहिए शशि थरूर को निकाल दे। शशि थरूर खुद तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि उनकी तिरुवनंतपुरम की जो लोकसभा की सीट है वो खतरे में पड़ जाएगी, खुद वो छोड़ेंगे, वो चले जाए, वो अपनी तरफ से इस्तीफा नहीं देंगे। कांग्रेस को चाहिए कि अब उनको बिल्कुल निकाल दे। वो दिन रात नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की विरुदावली गाते हैं और वो हर जगह नरेंद्र मोदी उन्हें एक तरह से राहुल गांधी को रिप्लेस कर दिया है नरेंद्र मोदी ने उनसे। जी हाँ, उनको कांग्रेस को चाहिए उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करे और उन्हें एक्सपेल कर दे, उन्हें निष्कासित कर दे कांग्रेस। ठीक बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई। और मैं एक चीज और चलते चलते बता दूं, ये जो परामर्श समिति होती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन विदेशी मामलों की है, वो कांग्रेस को मिल रही है उसकी चेयरमैनशिप, उसको शशि थरूर को नहीं मिली है, ये याद रखना चाहिए किसी को भी। और ये प्रेरोगेटिव कांग्रेस का है कि वो अपनी तरफ से किसको बना रही है। आप सबका चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभय भाई, थैंक यू।